चलो ठीक है, ये है ना प्रेसिडेंट जैक्सन जो है ना, इसको शुरू करते हैं, ठीक है। अब जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, जेफरसोनियन डेमोक्रेसी के बारे में तो आपको पता चल गया। अब ये है ना, हम लोग प्रेसिडेंट जैक्सन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें मैं नीचे देखता हूँ कहीं पर अगर जैक्सोनियन डेमोक्रेसी का किस्सा मैंने किया हुआ है कि नहीं। अगर नहीं किया हुआ तो ये भी तुम लोगों को थोड़ा खुद करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन एंड अर्ली लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम अ कॉमन मैन टू ऑक्यूपाई। अच्छा यार, ये जो सवाल है ना, जो मैं तुम लोग कह रहा हूँ कि व्हाट वाज द डिफरेंस बिटवीन जेफरसोनियन डेमोक्रेसी एंड द जैक्सोनियन डेमोक्रेसी, इसमें मैं भी उस वक्त मैं भी कंफ्यूज हो रहा था कि मतलब इसमें चीजें ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं, देखो अपोजिशन टू प्रिविलेज क्लासेस, वही वाली बात है, ठीक है ना। अब ये आ रहे जॉन क्विंसी एडम्स को हरा के, जो कि हमने अभी पढ़ा जेफरसोनियन डेमोक्रेसी वाला था, ठीक है ना। अब इसमें कुछ बातें मुझे लगता है सवाल इस तरह है कि व्हाट वर द सिमिलैरिटीज एंड व्हाट वर द डिफरेंसेस बिटवीन जेफरसोनियन एंड जैक्सोनियन डेमोक्रेसी। तो है ना, फिर हम लोग बाद में है ना पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी तुम लोग जरा जैक्सन के बारे में पढ़ लो, ठीक है ना। और ये जो फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंसी है ना, इसको जरा तुम लोग इस लिहाज से भी लो, वो जैक्सोनियन डेमोक्रेसी के लिहाज से भी ले लो, ठीक है ना। लेकिन इसको थोड़ा फिर हम लोग थोड़ी डिटेल में भी जब उस पर आएंगे ना, क्या कहते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर, उसमें भी कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इंट्रोडक्शन एंड अर्ली लाइफ फॉर द फर्स्ट टाइम अ कॉमन मैन टू ऑक्यूपाई द व्हाइट हाउस। अब कॉमन मैन इसे क्यों कह रहे हैं, देखो जो जेफरसन था ना, उसको हम लोग कहते हैं कि मतलब वो फेथ इन कॉमन मैन था उसके पास। लेकिन जो जेफरसन था वो गवर्नर भी रहा हुआ था, मतलब वो तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का पॉलिटिशियन था ना, ठीक है ना। लेकिन जैक्सन जो था ना, ये एक बहुत ही मतलब वो बिल्कुल वो आम बंदा नहीं होता जो आ जाते प्रेसिडेंट बन जाता, तो ये वो वाली चीज था, ठीक है। For the first time, a common man to occupy the White House, born in South Carolina in 1677, studied law, served as a district court judge. नहीं, अच्छा हाँ हाँ हाँ, इतना भी ये आम नहीं था, ठीक है। Studied law, served as a district court judge, a war hero, War of 1812, promoted to Major General, President in 1828 after defeating John Quincy Adams, ठीक है। इसकी अर्ली लाइफ ये है कि मतलब ये एक बहुत ही एक कॉमन से हाउस होल्ड में पैदा हुआ था, ठीक है, साउथ कैरोलिना में। इसने भी लॉ पढ़ा हुआ था, इसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हुआ था ये। और जो वॉर ऑफ 1812 है, जो कि वॉर इन लोगों ने इंग्लैंड के साथ लड़ी थी, ठीक है, उसमें ये वॉर हीरो थे, इसने इसकी बहुत बड़ी कामयाबी थी। वो जब आप लोग जरा माजूमदार पढ़ेंगे ना, तो उसमें इसका जिक्र है कि मतलब क्यों इसको वॉर हीरो कहा जाता है, ठीक है। और इसको प्रमोट किया गया था मेजर जनरल के रैंक के ऊपर, ठीक है। और ये बन गया था प्रेसिडेंट इन 1828 आफ्टर डिफीटिंग जॉन क्विंसी एडम्स, ठीक है। अच्छा, फीचर्स जो हैं इसकी प्रेसिडेंसी के वो यही है कि ऑपोजिशन टू प्रिविलेज्ड क्लासेस, ठीक है। Believed in equal capacity of all irrespective of their status, removed 10% of office holders to appoint commoners belonging to the Republican Party, unconsciously gave rise to the spoil system to victorious belong spoil subsequent presidents follow this approach, ठीक है। अच्छा, अब इस तरह होता था ना कि वहां पे, अच्छा थाउजेंड, अच्छा ये भी सुन लो, थाउजेंड ऑफ men joined the election campaigns with a view to hunt jobs. This practice soon came to be discredited and was ultimately replaced by the system of सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट, ठीक है। अच्छा, इसमें जो है ना प्रिविलेज क्लासेस को मतलब क्योंकि कॉमन मैन था, ठीक है ना, तो इसकी तो प्रिविलेज क्लासेस की तरफ तो इसकी अपोजिशन थी। अब प्रिविलेज क्लासेस को अब ये सिर्फ मत समझना कि जो ये नॉर्दर्न एरिस्टोक्रेसी थी, वो जो एग्रारियन क्लास ऑफ साउथ थी ना, मतलब वो भी तो होते, तो वो भी अपने जगह के क्या कहते हैं लैंडलॉर्ड वगैरह ही होते थे, ठीक है ना। तो इन सारे लोगों की जो प्रिविलेज जो क्लासेस थी ना, उसके ये अपोजिशन में था, ठीक है। हर एक कॉमन मैन जो बिल्कुल ही मतलब क्या कहते हैं जो आम सा बंदा होता है, ठीक है, उसके बारे में जो है ना ये कहते थे कि हर एक के पास इक्वल कैपेसिटी है इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्टेटस, ठीक है। और इसने क्या किया था कि जो ऑफिस होल्डर्स होते, ऐसा इसमें मसला ये होता था कि ये लोग जो है ना क्या कहते हैं जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स होते थे, ये लोग उसको अपॉइंट करते थे, ठीक है ना। तो इससे पहले भी जो अपॉइंटमेंट वगैरह हुई हुई थी, तो इसने 10% जो ऑफिस होल्डर्स थे ना, उनको जो है ना वो कर दिया था, क्या कहते हैं, हटा दिया था, ठीक है ना। और इसकी वजह से इसको कहते हैं ये स्पॉइल सिस्टम है ना, इसका मतलब यही है कि मतलब आप जीत गए हो, आप अपने बंदे जो है ना ले आते हो, क्या कहते हैं उसको, उनको आप अपॉइंट करते हो, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसने जब ये काम किया ना, मतलब इसने 10% ऑफ ऑफिस होल्डर्स जो कि टू अपॉइंट कॉमनर्स बिलोंगिंग टू द रिपब्लिकन पार्टी, मतलब अब जो जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे ना, वहां पे ये सिस्टम चल गया था कि जो पॉलिटिकल वर्कर्स होते थे, जब आप इलेक्शन जीत जाते थे, तो आप लोग उनको पब्लिक ऑफिस जो है ना वो दे देते थे, उनको अपॉइंट कर लेते थे, ठीक है ना। तो इसको कहते हैं स्पॉइल सिस्टम,
ठीक है, कि बस मैं अब मेरी हुकूमत आ गई है, मेरे साथ जो पार्टी में मेरे जितने भी वर्कर्स थे आप उनको फेडरल पोस्ट के ऊपर है ना अपॉइंट करना है ना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो इसने है ना ये अप्रोच जो है ना इसने थोड़ी ये लेकर आया था कि इसने ये काम किया था कि 10% ऑफ जो ऑफिस होल्डर्स थे ना उनको हटा के जो है ना कॉमनर्स लेकर आया था, मतलब जो इसकी पार्टी के वर्कर्स थे जो जिन्होंने इसके लिए काम किया था वोट वगैरह किया था उनको लेकर आया था। ठीक है, तो इसकी वजह से मसला ये हुआ था इस कि जो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं ना इलेक्शन कैंपेन्स में हिस्सा लेना शुरू हो गए थे। ठीक है ना, मतलब वो चापलूसी वगैरह या आगे आगे होने की कोशिश कर रहे थे कि कल तो अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते तो हमें कोई ना कोई पोजीशन दे देगा। ठीक है, लेकिन अल्टीमेटली जो है ना ये जो सिस्टम था इसको इन लोगों ने खत्म करके जो सिविल सर्विस रिक्रूटमेंट है ना वो चीज जो है ना ये लोग ले आए थे अमेरिका में। लेकिन इसने जो है ना इस चीज को मतलब देखें सब्सिक्वेंट प्रेसिडेंट्स फॉलोड दिस अप्रोच कि इसने इस चीज को शुरुआत इसने की थी टू विक्टोरियस बिलोंग स्पॉइल्स। ठीक है, अच्छा बिगिनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स। अच्छा जो पार्टी पॉलिटिक्स वो जो रिपब्लिकन पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी ये चीज़ जो है ना सारी जो है मैंने एक जगह से उठा के आप लोगों के लिए पेश की है क्योंकि इससे पहले मैंने भी नहीं पढ़ी हुई थी। ठीक है ना, तो इसको हम लोग जरा एज इट इज पढ़ लेते हैं, इसमें फिर अगर कोई सवाल आते हैं तो फिर हम उसको आंसर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आफ्टर द वॉर ऑफ 1812 द फेडरलिस्ट पार्टी डाइड आउट on the national political stage, starting a period of single party government under the democratic republicans called the era of good feelings। ठीक है, अब जैसे मैंने कहा ना फेड्स अलग हैं एंटी फेड्स अलग हैं। ठीक है ना, अभी तक जो था ना वो सिंगल पार्टी सिस्टम जो है ना वो चलता हुआ आ रहा था। ठीक है ना, मतलब वो क्या कहते हैं फेड्स और एंटी फेड्स जो था वो जो है ना उनकी आपस में ही होती थी, मतलब वो उनकी आइडियोलॉजी ऐसी होती थी, लेकिन जो सिस्टम था ना वो सिंगल पार्टी सिस्टम था। अब वॉर ऑफ 1812 के बाद जो है ना फेडरलिस्ट पार्टी जो थी ना मतलब वो एक ही पार्टी होती थी, वो जो है ना वो एक किस्म की इलेक्शन वगैरह हारने की वजह से है ना वो जो नेशनल पॉलिटिकल स्टेज है ना, सबर यार ये मैं आप लोगों को गलत पढ़ा रहा हूँ, सॉरी एक मिनट। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, यही यही चीज़ें हैं ना इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि ये मुझे खुद भी जो है ना ठीक से नहीं आती, मैंने अभी अभी पढ़ी है, मैंने पहले भी नहीं पढ़ी हुई थी। अच्छा, after the war of 1812, the Federalist Party died out on the national political stage, starting a period of single party government। ठीक है, अब के बाद जो है ना 1812 के बाद जब फेडरलिस्ट पार्टी जो है ना नेशनल स्टेज के ऊपर हारी है ना उसके बाद एक सिंगल पार्टी गवर्नमेंट जो है ना वो आई है जिसमें डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन्स जो थे ना वो आपस में एक साथ उन्होंने काम किया था, सर जिसको सबर एक मिनट जिसको द एरा ऑफ गुड फीलिंग्स कहते हैं। जी बोले हुरिया, अगर आपको पता है तो प्लीज। सर एंटी फेडरलिस्ट्स को कहते थे डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, ठीक यहाँ है, पे जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन लिखा है इसका मतलब एंटी फेडरलिस्ट है। बाद में क्या हुआ जब ये यहाँ पे हमारे पास जीता है ना जैक्सन, ये डेमोक्रेटिक पार्टी का हिस्सा बन गया। डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन मतलब एंटी फेडरलिस्ट टूट गई, डेमोक्रेटिक पार्टी अलग हो गई और विग्स पार्टी एक और बन गई। ठीक है, जिसका फिर आपके पास बाद में एब्राहम लिंकन भी आता है विग्स के पार्टी में से ना, साउथ अच्छा से। तो ये ठीक है। इस तरह इसका ब्रेकडाउन अच्छा था बेसिकली। इस तरह कर ले, चलो ठीक है, तो मैं अगर समझ जाए ना तो बहुत अच्छी बात है, इसको एज इट इज मैं इस तरह पढ़ लेता हूँ क्योंकि अब मैं नहीं चाह रहा हूँ कि ऐसा ना हो अगर यहाँ पे अगर तुम लोग कंफ्यूज हो गए ना तो वो सारी वो जो फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट का जो किस्सा है ना जो अभी तक हमने डेवलप किया उसमें तुम लोग सारों में कंफ्यूज हो जाओगे। इसको एज इट इज पढ़ लेते हैं, फिर तुम लोग अगर कोई आंसर हो ना तो फिर वो हुरिया उसका सवाल का जवाब दे देगी। ठीक है हुरिया? ठीक है सर, नो चलो, इशू, सही चलो है। ठीक है, सही है, चलो अच्छी बात है। अच्छा आफ्टर, अच्छा फिर शुरू से एक बार फिर, ठीक है। After the War of 1812, the Federalist Party died out on the national political stage, starting a period of single-party government under the Democratic Republicans, anti-federalist। ठीक है ना, जिस तरह में हुरिया ने बताया कि इनको anti-federalist कहा जा रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड द era of good feelings। द era of good feelings है ना, इसके ऊपर माजुमदार में अपने एक टॉपिक के ऊपर इसके ऊपर ठीक ठाक जो है ना बहस हुई हुई है। ठीक है ना, after the contested presidential election of 1824 in which the House of Representatives elected John Quincy Adams, even though Andrew Jackson had carried more states, Jackson's supporters organized a national campaign for the election of 1828। They formed the basis for what soon became known as the Democratic Party। ठीक है, सबक और इशारा पढ़ लेते हैं, इसके बाद जो है ना क्या कहते हैं फिर तुम बता दो हमें हुरिया। द डेमोक्रेटिक पार्टी ब्रॉट together smaller southern planters, urban workers, artisans, immigrants, and Catholics. Its members saw themselves as the honest workers and producers of the country and were suspicious of bankers, merchants, and other moneyed interests.
They celebrated the rugged individual and opposed attempts to impose moral reforms through government means. During Jackson's presidency, his opponents formed into another new political party, the Whigs. Unlike Democrats, Whigs favored an active national government and promoted the American system to benefit American commerce. A national bank, a protective tariff, and internal improvements like canals and railroads. The party brought together merchants, bankers, prosperous farmers. Acha. The two parties formed the second party system in the United States, which lasted from about 1828 to 1854 when the issue of slavery broke out about the Whig Party. अच्छा, ये तो मुझे जो है ना, मैं इसमें फिर कंफ्यूज नहीं होना चाहता हूँ ना, आपको कंफ्यूज करना चाहता हूँ। हुरिया, जब भी आपको इसके बारे में जो कुछ भी पता है ना, आप जरा हमें एक्सप्लेन कर दो कि हमें ठीक तरीके से समझ आ जाए। सर बेसिकली सेकंड पार्टी सिस्टम कहते हैं जब डेमोक्रेटिक पार्टी जो थोड़ी सी बड़ी पार्टी थी और जो विग्स है, ठीक है, जब ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स टूट गए ना, तो एक डेमोक्रेटिक पार्टी बन गई जो एंड्रयू जैक्सन की उसमें बनी थी लीडरशिप में। और जो हमारे पास जो द विग्स थी ना, वो हमारे पास बनी थी हेनरी क्ले की लीडरशिप में। हेनरी क्ले ने बहुत कोशिश की थी कि वो क्विंसी एडम्स को इलेक्शन जितवा दे, लेकिन जब क्विंसी एडम्स इलेक्शन नहीं जीता था डेमोक्रेटिक साइड से, तो उसने क्या किया, उसने अपनी पार्टी बिल्कुल साइड पे कर ली, मतलब वो विग्स पार्टी बना के साइड पे हो गया। तो इसको हम सेकंड पार्टी सिस्टम कहते हैं। फर्स्ट पार्टी सिस्टम हमारे पास फेडरलिस्ट और एंटी फेडरलिस्ट था अमेरिका में, और जो सेकंड पार्टी सिस्टम था वो हमारे पास डेमोक्रेटिक पार्टी और विग्स था। इसमें फिर बाद में यही चीजें आ जाती हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये स्मॉलर सदर्न प्लांटर्स को और अर्बन वर्कर्स को और आर्टिसंस को जो है तो आपस में वो करने की कोशिश की थी, एक पेज पे लाने की कोशिश की थी। एंड दे वर अपोजिंग द मर्चेंट्स, और जितने भी मनीड इंटरेस्ट थे लोगों के, उन सारों को अपोज करते थे एज अ होल। और इनके जो अपोजर्स थे इस पार्टी के एज अ होल वो थे विग्स, ठीक है। विग्स जो है वो अमेरिकन सिस्टम को सपोर्ट करते थे, जैसे आपके पास फेडरलिस्ट नेशनल गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे ना, उसी तरह विग्स भी आपके पास एक नेशनल गवर्नमेंट को, सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को सपोर्ट करते थे। और डेमोक्रेट्स जो थे वो आपके पास बेसिक एंटी फेडरलिज्म का जो स्लोगन था ना, उसको लेकर चलते थे। इसमें सिर्फ ये बात है थोड़ी सी, बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, सब्र करो, इसको जरा अब मैं जरा इसको वो करता हूँ ना। अच्छा, पहले हमारे पास फेडरलिस्ट हैं और एंटी फेडरलिस्ट हैं, ठीक है हुरिया? हेलो जी सर, जी। अच्छा ठीक है, पहले हमारे पास फेडरलिस्ट हैं और एंटी फेडरलिस्ट हैं, ठीक है। फेडरलिस्ट हार जाती है और जो एंटी फेडरलिस्ट है उसका हम लोग ये नया नाम दे देते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स, ठीक है। नहीं सर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन तो उससे जेफरसन के टाइम से ही कहते हैं, जब से एंटी फेडरलिस्ट थे तब से उनको डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन ही कहते हैं। अच्छा ये मतलब, पहले जो इनकी जेफरसन में कंफ्यूजन थी उस वक्त मैं बोलना चाह रही थी, लेकिन वो फिर क्लियर हो गया था सारा, तो इधर अच्छा फिर आ गए वो सारे नाम, तो ज्यादा हो हाँ, गया वो कंफ्यूजन। अच्छा ठीक है, मतलब ये जो एंटी फेडरलिस्ट है मतलब इनका जो नाम है डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स है। हाँ जी, जी जी अच्छा ठीक बिल्कुल। है, फिर नीचे आके जो है ना, जो आपने सारी विग्स वाली बात की, तो अब फिर ये डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स ही रहे हैं कि नहीं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स वर्सेस विग्स था कि नहीं, डेमोक्रेटिक वर्सेस विग्स हो गया था? नहीं सर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स में से फिर आपके पास जो है तो ये जो एंड्रयू जैक्सन है इसकी पार्टी को कहते हैं डेमोक्रेटिक पार्टी, ये इसमें से फिर जो है तो डिवाइड हुई है। और जो दूसरी साइड आपके पास है वो है विग्स, ठीक है। ये अच्छा दो पार्टीज फिर इसमें से डिवाइड होकर आपके पास बनी थी, क्योंकि फेडरलिस्ट तो एज ओवरऑल फेल हो गए थे ना, दैट द पार्टी डाइड आउट। तो आपके पास सिर्फ एंटी फेडरलिस्ट रह गए थे, तो उनमें से फिर ये दो पार्टीज आपके पास निकली थी। अच्छा एक हेनरी क्ले की लीडरशिप में थी विग्स, और जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी वो आपके पास एंड्रयू जैक्सन की लीडरशिप में थी। अच्छा, तो एक किस्म का हम लोग ये समझ सकते हैं कि जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन पार्टी थी जिसको हम एंटी फेडरलिस्ट कहते हैं, इसी के जी डिवाइड के बाद जब ये विग्स बनी है तो मतलब विग्स जो थी वो एक किस्म की रेजरेक्शन थी फेडरलिस्ट पार्टी के लिए, इस तरह कह सकते हैं हम? हाँ सर, सॉर्ट ऑफ कह तो सकते हैं, लेकिन आप देखें कि वो जिसने बनाई है ही हिमसेल्फ वाज एन एंटी फेडरलिस्ट तो फर्स्ट। यही अब मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ ना, जब देखें विग्स हाँ जो है मतलब अब देखें विग्स का जो है मेनली वो जो स्टांस था वो फेडरलिस्ट स्टांस था, ठीक है ना। तो जब मतलब जो ठीक है, मतलब ये तो एंटी फेडरलिस्ट भी जो है वो आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है ना। एक तरफ जी वो जी जो जी डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स जो है वो डिवाइड हो रही है, जिसमें एक तरफ बन रही है डेमोक्रेट्स की, थॉमस सॉरी ये एंड्रू जैक्सन के अंडर, जो कि मेनली जो उनके जो स्लोगन है वो एंटी फेडरलिस्ट वाला है, ठीक है। और इसी और जी विग्स जो है वो जो है इसी में डिवाइड, एंटी फेडरलिस्ट को जो दूसरा जो हेड बन रहा है विग्स वाला, वो जो है जी उसका सर, जो मेन स्टांस है वो फेडरलिस्ट वाला है। जी सर, जी सर, चलो ठीक है, सही है। बिल्कुल अच्छा ऐसे ही है। अच्छा फिर इसके बाद क्या हुआ था, फिर मतलब आगे इसकी क्या स्टोरी है?
सर ये विग्स पार्टी तो आपके पास, सर ये वाली पार्ट सेकंड पार्टी सिस्टम जो था वो तो आपके पास 1830s 40s 50s तक ही रहा था। अच्छा इसके बाद फिर आपके पास आई डोंट नो, आगे आप पढ़ाएंगे तो फिर मुझे याद आता रहेगा, क्योंकि मैंने एक्चुअली एकेडमी 2019 में अटेंड किया ना, अच्छा। तो वो सर नदीम फरीद वाली बातें वो ऐसी याद आ जाती हैं जब आप पढ़ा चलो रहे होते हैं। चलो ठीक है, सही है, अब मुझे ठीक इसकी है, समझ आ गई है, सो इसको मैं सही। अच्छा अब सर उससे पूछ रहा हूँ, अगर अभी भी किसी का इसमें सवाल है ना तो इसको अभी समझ लो, ठीक है, ये अभी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको तुम लोग अभी समझ लो। किसी का कोई सवाल है, मतलब मैंने उसका डिस्कस तो कर लिया, आप लोगों ने भी सुना, लेकिन अगर नहीं सुना तो फिर मैं आप लोगों को समझा देता हूँ, आपको समझ नहीं आई हो। क्लियर जो है सर वो कौन सी साइड पे था, मतलब विक्स पे था या फिर वो कौन? एंड्रयू जैक्सन पे? एंड्रू सर ये एंड्रू डेमोक्रेटिक वो, हाँ वो डेमोक्रेट्स के साइड पे ही था, वो एंटी फेड्स, वो जो मेन एंटी फेड्स है ना वो यही था। ठीक है, इसको आप लोग, सही। ठीक है ना, इसको अगर मैं थोड़ा यहाँ पे कोशिश करता हूँ ना कि कुछ आप लोगों के लिए अभी वो कर लूँ ना, तो मैं थोड़ी आप लोगों को शायद थोड़ी आसानी हो जाए। ठीक है, देखो पहले है ना जो मेन किस्सा जो है ना वो ये है फेड्स वर्सेस एंटी फेड्स का। समझ ये लिखा हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों को? यस सर। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये आ जाता है ना कि फेड्स जो है ना वो हैं क्रॉस आउट हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ एंटी फेड्स रह जाते हैं जिनको हम कहते हैं डेमोक्रेटिक रिपब्लिकन्स शुरू से। ठीक है, ये बात हो गई है यहाँ पे, सही है। इसके बाद जो है ना, क्योंकि अब एंटी फेड्स रह गए हैं सिर्फ, ठीक है, अब एंटी फेड्स में जो डेमोक्रेटिक साइड है ना, अब इसके एंटी फेड्स के बाद जो है ना दो चीजें निकल आती हैं। उसमें जो नंबर वन है ना, मतलब पार्टी को, मतलब आप कह दे कि दो चीजों में डिवाइड हो जाती हैं। उसमें जो डेमोक्रेटिक साइड है, जो कि एंड्रयू जैक्सन जो है ना, एंड्रयू जैक्सन वो लीड कर रहा है उसको। वो मेनली क्या है, वो मेनली उसका जो स्टांस है ना, स्टांस जो है उसका, स्टांस जो है उसका वो ये है एंटी फेडरलिस्ट। ठीक है, और इसमें ये जो दूसरी पार्टी बन रही है ना, विग्स जो बन रही है, इसी ये पॉइंट नंबर 3 के अंडर मैं कह रहा हूँ, जो विग्स बन रही है, ठीक है, ये जो है ना इसकी हेनरी क्ले इसको लीड कर है, और इनका जो मेनली जो स्टांस है ना वो फेडरलिस्ट स्टांस है। फेडरलिस्ट है जी सर। ठीक है, तो ये मैं पूजा के साथ डिस्कशन के बाद मैं इस नतीजे के ऊपर पहुंचा हूं। अब ये अगर किसी को समझ ना आई हो तो मुझसे पूछ लो। क्लियर है सर, क्लियर। क्लियर है सारों को? एमन, एमन क्लियर है तुम्हें? अच्छा चलो ठीक है, सही है, चलो अच्छा, चलो अच्छी बात है। अच्छा, और फिर ये याद रखो कि जो सेकंड पार्टी जो सिस्टम है ना, ये कहाँ तक गया है? ये है 1828 से 1854 तक गया है। ठीक है, लेकिन बस मतलब आप लोगों ने इसको सिर्फ मतलब इतने डिटेल में, मैं असल में मैं खुद इस बात में नहीं समझा हुआ था, मैं आप लोगों को समझना चाह रहा था कि आप लोग वक्त पे इन चीज़ों को थोड़ा समझ जाए ना, तो इसलिए मैंने सारा कॉपी पेस्ट करके है ना यहाँ पे लिखा हुआ था। ठीक है, उस वक्त मुझे समझ नहीं आई थी, लेकिन चले अब मुझे बिल्कुल ठीक से समझ आ गई। ठीक है, तो फीचर्स ऑफ इस प्रेसिडेंसी में जो है नंबर 1 अपोजिशन टू प्रिविलेज क्लासेस, और नंबर 2 जो है बिगिनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स, वो हमने ये एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरह जो है ना बिगिनिंग ऑफ पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हुई है। ठीक है, अच्छा, पॉलिसी टुवर्ड्स द बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, टू, अच्छा ये अब ये आप सुने, ठीक है, टू अ लार्ज एक्सटेंट गाइडेड बाय हिज स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रस्ट ऑफ द मनीड एरिस्टोक्रेसी, प्रो कैपिटलिस्ट कांग्रेस एक्सटेंडिंग द लाइफ ऑफ द बैंक ऑफ यूएस बाय 10 मोर इयर्स। अच्छा, इन लोगों ने क्या किया था ना, ये प्रो, अच्छा कांग्रेस जो थी ना उस वक्त जरा प्रो कैपिटलिस्ट हो गई थी। ठीक है ना, मतलब वो जो नॉर्दर्न एरिस्टोक्रेसी थी ना, वो जरा उसके अंदर जरा वो जो है ना प्रो कैपिटलिस्ट हो गई थी। तो उन लोगों ने क्या किया था, जो बैंक ऑफ यूएस था ना, उसको उसको 10 मोर इयर्स के लिए है ना उसकी लाइफ को एक्सटेंड कर दिया था। ठीक है ना, और इसका क्योंकि ये कॉमन मैन था, ठीक है, और प्रिविलेज क्लासेस के खिलाफ था, तो इसने तो जो है क्या कहते हैं, बिल्कुल ही मतलब जो है ना इस इन चीज इस बड़ा मतलब डिस्ट्रस्ट था इसका इन लोगों के खिलाफ। ठीक है, अच्छा, द बैंक इनेबल्ड द रिच एंड द पावरफुल टू बेंड द एक्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट टू देयर सेल्फिश पर्पस। मतलब वही जो है जो कैपिटलिस्टिक क्लास थी वो कांग्रेस को यूज करी थी अपने आप को फायदे देने के लिए। ठीक है, अच्छा, फिर इसका जो सेकंड टर्म था, ठीक है, he interpreted his victory as a mandate from the people in favor of closing the second national bank। ठीक है, इसकी जब सेकंड मतलब इसे जो ड्यूरिंग हिज फर्स्ट टेन्योर नहीं है, जो जैसे हम लोगों ने ऊपर पढ़े ना कि जैसे वो ये कहते हैं जो एग्रारियन जो लोग थे और जो बैंकर्स जो थे उनको साथ लाने की कोशिश करते, मतलब ज्यादातर जो है ना इसका टाइम इसी चीज में जो है ना गुजरा है।
ठीक है ना। तो फिर जो है ना जब इसको सेकंड टेन्योर मिला है ना, तो इसने अपनी विक्ट्री को इस तरह इंटरप्रेट किया था कि लोग चाह रहे हैं कि जो सेकंड नेशनल बैंक है ना, इसको मैं बंद करूं। तो इसने क्या किया, he ordered the withdrawal of the government deposits from the bank, which ultimately resulted in the closure of the bank and money transferred to state banks। ठीक है ना। इसने क्या किया कि जो सेकंड बैंक था ना, उसको जो है बंद कर, इसने क्या किया, उसके सारे जो गवर्नमेंट के पैसे इस बैंक में पड़े हुए थे उसको निकाल के जो है ना वो जो स्टेट बैंक्स थे ना उनको दे दिया, और एंड दैट अल्टीमेटली लेड टू द क्लोजर ऑफ द बैंक। तो ये जो है ना जो पॉलिसी टुवर्ड्स द बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स जैक्सन की यही थी। ठीक है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्टेट राइट्स, मतलब ये वही बात जी। सेकंड बैंक का क्या क्या काम कर रहा था सर ये? सेकंड बैंक, अच्छा ये देखो, ये लोग इस हुआ थे, जो कांग्रेस थी ना वो प्रो कैपिटलिस्ट हुई थी। ठीक है ना, मतलब वो जो हम कहते हैं ना, जो नॉर्थ की एरिस्टोक्रेसी और मैन्युफैक्चरर्स और बैंकर्स, मतलब वो जो मनीड क्लास थी, ठीक है ना, उनके मतलब जो टेंटिकल्स थे ना, मतलब वो कांग्रेस तक पहुंच गए थे। और फिर वो क्या करते कि कांग्रेस से इस किस्म के एक्ट्स पास करवा रहे थे जिससे उनको फायदा मिल रहा हो। ठीक है ना। तो ये जो सेकंड नेशनल बैंक था ना, ये लोग अब ये चाह रहा था कि इनको जो फायदे मिल रहे हैं ना ये खत्म हो सके, मतलब तब वो उसके पास एक यही रास्ता था कि जो सेकंड नेशनल बैंक था ना, इसको इसमें जो कि गवर्नमेंट के पैसे पड़े हुए, जो फेडरल गवर्नमेंट के अब जो पैसे पड़े हुए हैं उसने इनको निकाले, ठीक है ना, इस बैंक से, और इसने जो स्टेट बैंक थे ना उसको ट्रांसफर कर दिया, और इसकी वजह से जो बैंक था ना वो ही बंद हो गया। समझ नहीं है शायद आपको? ओके सर, आ गई है समझ आ समझ? गई आ गई सर। चलो ठीक है, सही है। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन एंड स्टेट राइट्स, वही वाली बात है कि बस स्टेट्स को ज्यादा से ज्यादा राइट्स देना चाहता था। अब एक बंदा फेडरल पैसे उठा के, जो शायद फेडरल पैसे ही होंगे ना कि गवर्नमेंट के पैसे हैं, फेडरल पैसे उठा के स्टेट बैंक्स में डाल रहे, तो मतलब वो वही है कि स्टेट्स के पास ज्यादा राइट्स होने चाहिए। ठीक है ना। और एंटी फैट्स के तो मेनली यही है कि थोड़ी वीक सेंट्रल गवर्नमेंट होनी चाहिए, और डिसेंट्रलाइजेशन और स्टेट राइट्स, इसके ऊपर तुम लोग लिख सकते हो ठीक ठाक। ठीक है। अच्छा, प्रिजर्वेशन ऑफ द यूनियन, ठीक है, किधर हो? अच्छा अच्छा, अब अच्छा ये देखो, the tariff law of 1828 to help the wool manufacturers were greatly resented by the cotton growing South Carolina and other southern states। ठीक है ना। इसने कोई क्या कहते हैं टेरिफ लॉ वगैरह जो है ना पास हुआ था 1828 में, जो कि वूल मैन्युफैक्चरर्स थे उनको जो है ना क्या कहते हैं टू हेल्प द वूल, ये जो है ना वूल मैन्युफैक्चरर्स को हेल्प करने के लिए जो है ना पास हुआ था। और साउथ कैरोलिना और जो सदर्न स्टेट्स है ना वो कॉटन ग्रोइंग स्टेट्स है, तो इन लोगों ने जो इनको जो क्या कहते हैं टेरिफ लॉ जो था ना, मतलब इनको सब्सिडीज वगैरह दे होंगे। ये जो है ना सदर्न स्टेट्स और मोस्टली जो साउथ कैरोलिना थे ना, उस लोगों ने इसको बड़ा ज्यादा है ना रिजेंटमेंट शो की थी इसके लिए। ठीक है। तो इसने एक और टेरिफ लॉ जो है ना पास किया 1832 टू पैसिफाई दीज स्टेट्स बाय रिमूविंग द ऑब्जेक्शनल कॉजेज, but South Carolina passed the nullification ordinance and declared these acts to be unconstitutional, forbade the collection of duties within the state। यहाँ पे जो है ना साउथ कैरोलिना जो थी वो थोड़ी रिबेलियस टाइप हो गई थी। ठीक है ना। इसने क्या किया, टेरिफ लॉ को थोड़ा अमेंड करके जो है ना 1832 में पास किया कि इससे जो है ना क्या कहते हैं जो सदर्न स्टेट्स है ना ये थोड़े काम हो जाएंगे, पैसिफाई हो जाएंगे। लेकिन सदर्न कैरोलिना को ये बात मतलब फिर भी मतलब जो क्या कहते हैं ये जो इसने नया जो लॉ पास किया ना टेरिफ लॉ, वो पसंद नहीं आया। इन लोगों ने उस जो ऑर्डिनेंस है ना उसको नलिफाई कर दिया था, और कहा था कि ये जो एक्ट है इसका ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ये कहा था कि मतलब हम लोग जो है ना जो कलेक्शन ऑफ टैक्स और कलेक्शन ऑफ ड्यूटीज और टैक्स वगैरह है विद इन द स्टेट, मतलब वो बस हम लोग नहीं करेंगे। तो ये जो है ना इस तरह बात जो है ना यहाँ तक पहुंच गई थी। It was feared that South Carolina will cede the union and form a confederation with other southern states with Calhoun as its president। ठीक है ना। तो अब ये डर था कैसा ना हो कि सदर्न कैरोलिना जो है ना वो यूनियन को तोड़ के और जो है ना क्या कहते हैं अपनी ही जो सदर्न स्टेट्स है ना वो सारी एक साथ हो जाए। ठीक है। जैक्सन पास द फोर्स बिल इन 1833 नेवल एंड डिफेंस फोर्सेस at the disposal of the president for the collection of taxes। उसने एक फोर्स बिल फिर क्या किया इन रिटर्न 1833 में उसने एक फोर्स बिल जो है ना वो पेश किया जो कि नेवल एंड डिफेंस फोर्सेस को प्रेसिडेंट के डिस्पोजल के ऊपर रख देता था कि आप जो है ना कलेक्शन ऑफ टैक्सेस कर सकें। ठीक है। अच्छा, फिर साइमल्टेनियसली द कॉम्प्रोमाइज मेजर वाज पास्ड which was accepted by the South Carolina and withdrew her nullification ordinance। ठीक है। तो फिर जो है ना इसी सब के दौरान जो है उसने जो है ना एक क्या कहते हैं कॉम्प्रोमाइज मेजर जो है कह सकते हैं उसको, वो पास कराया जो कि साउथ कैरोलिना ने एक्सेप्ट की है, और जो उनका नलिफिकेशन ऑर्डिनेंस जो कि टेरिफ लॉ ऑफ 1832 नहीं मान रहे थे ना उसको खत्म कर दिया है। ठीक है।
अच्छा, अब ये जल्दी ज़रा कर लेते हैं, बस 2 मिनट हैं। इसके बाद मैं एक और वो बनाऊंगा, बस फिर जो ज्वाइन करना चाहे ना वो कर सके। उसमें मैं थोड़ी ऐसी जनरल थोड़ी डिस्कशन करूंगा, थोड़ी असाइनमेंट वगैरह दूंगा, ठीक है। अच्छा, जैक्सन रिलेशन विद कांग्रेस। जैक्सन, अ कॉमनर, could not maintain cordial relations with the Congress mainly due to the composition of privileged classes, vetoed legislation, first president to do so, ठीक है। Tried to assert his independent position unlike his predecessors who were only concerned with the execution of laws passed by the Congress, ठीक है। डिवीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक पार्टी, वही वो हेनरी क्ले वाली बात है, ठीक है। अच्छा, कैलहाउन के साथ इसका एक बहुत बड़ी रिफ्ट चल रही थी, ठीक है। पॉलिसी टुवर्ड्स द इंडियन, फोर्स द इंडियंस टू माइग्रेट टू द मिसिसिपी वैली, वुड रिजॉर्ट टू फोर्स अगेंस्ट देम। और फॉरेन पॉलिसी में ये आ जाता है कि फ्रेंडली पॉलिसी टुवर्ड्स द यूरोपियन पावर्स, फंडामेंटली डिफरेंट फ्रॉम हिज प्रीडिसेसर्स, ठीक है। तो इसमें कोई इतनी जो ताखिर के 3-4 पॉइंट ये लोग आप पढ़ भी लेंगे, ठीक है, ये मैंने लिखा भी हुआ है। अब एक और मैं बनाऊंगा रूम, अगर कोई जाना चाहता है तो खैर है, चला जब वो रिकॉर्ड वगैरह नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें थी जैक्सन के बारे में।